Today we are going to begin with the next chapter, that is why do we fall ill. So first we will be beginning with the definition of health. सबसे पहले health की definition देखते हैं. Health क्या है? ठीक है. Health is a state of overall well-being that includes physical, mental and मैम social. थोड़ा आवाज कम आ रही है. अच्छा, एक हेल्थ क्या है. ठीक है, हम हेल्थ की फर्स्ट डेफिनेशन फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ ओवरऑल वेल बीइंग दैट इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग. क्या है हेल्थ? ओवरऑल वेल बीइंग होना. ओवरऑल वेल बीइंग से क्या मीनिंग है यहाँ पर? कि फिजिकली भी वेल बीइंग होना चाहिए, मेंटली भी एंड सोशली भी. वेल बीइंग मीन्स ठीक होना चाहिए हर तरीके से. फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए, मेंटली हेल्दी होना चाहिए एंड सोशली भी. तीनों पॉइंट से जो पर्सन हेल्दी है, जो पर्सन की ओवरऑल स्टेट हेल्थी है, वो कहलाएगा आपकी एक पर्सन की हेल्थ. मतलब तीनों तरीके से वो सही रेस्पॉन्स दे पा रहा है. फिजिकली भी सही है, मेंटली भी स्टेबल है और सोशली भी अच्छा रेस्पॉन्स दे पा रहा है. तो हम कहेंगे कि ही इज अ हेल्दी पर्सन. नेक्स्ट क्या है? द हेल्थ ऑफ अ पर्सन डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन देम बट ऑल्सो ऑन देयर सराउंडिंग. ये बात बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हाँ, किसी भी पर्सन की हेल्थ जो है वो उसके एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करती है. ठीक है. Without maintaining good health, it is impossible to carry out normal day-to-day activities. ये भी हमें पता है. हमारी हेल्थ अगर मेंटेन नहीं रहेगी तो हम डे टू डे एक्टिविटीज को नहीं कर पाएंगे परफॉर्म. Public cleanliness is also important for individual health. Social equality and harmony are therefore necessary for individual health. क्या कह रहे हैं ये? Public cleanliness भी एक इम्पोर्टेंस रखती है. किस में इम्पोर्टेंस रखती है? एक इंडिविजुअल की हेल्थ में इम्पोर्टेंस रखती है. सिमिलरली सोशल इक्वालिटी, हार्मनी, ये भी नेसेसरी नीड्स हैं, नेसेसरी थिंग्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एक इंडिविजुअल की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए प्रॉपरली. नेक्स्ट आते हैं डेफिनेशन. क्या है एक प्रॉपर डेफिनेशन हेल्थ की? हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग ऑफ अ पर्सन. हेल्थ एक कंप्लीट स्टेट है किसी भी पर्सन की जिसमें वो फिजिकली, मेंटली और सोशली पूरे तरीके से सही हो. उसके बाद आते हैं हम, एक मिनट, उसके बाद आते हैं इम्यून सिस्टम पर. एन इम्यून सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ बॉडी दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन फ्रॉम पैथोजेंस. क्या है इम्यून सिस्टम? हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो प्रोटेक्ट करता है हमें इन्फेक्शन से. इन्फेक्शन किस किस से हो सकता है? पैथोजेंस से. अब पैथोजेंस क्या है हमारे? पैथोजेंस आर दी फॉरेन इन्वेडिंग सब्सटेंसेस. बाहर से आने वाले सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, हम उन्हें पैथोजेंस कहते हैं. There are certain specialized cells, example lymphocytes, macrophages, etc., which kill microbes that enter our body. अब क्या है? WBCs का हमने काम सुना था, RBCs का भी फंक्शन सुना था. ठीक है. RBCs का क्या फंक्शन था? They carry oxygen in the blood to the other parts of the body. Similarly, WBCs का भी हमने फंक्शन पढ़ा था कि they are called as the defense cells of the body. क्या करते हैं? वो हमारी डिजीज से लड़ने का काम करते हैं. यहाँ पर क्या कह रहे हैं? स्पेशलाइज सेल्स पाए जाते हैं जिसमें हमारे लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस आते हैं जो क्या करते हैं? माइक्रोब्स को किल करते हैं. कौन से माइक्रोब्स को? जो फॉरेन माइक्रोब्स हैं, ये जो फॉरेन पैथोजेंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं. हेल्प इन कीपिंग देयर नंबर्स इन कंट्रोल. और सेल्स के नंबर्स को कंट्रोल में रखते हैं ताकि हमारी बॉडी में हेल्दी रहे. कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर रहा है तो ये उसे किल कर देते हैं, डिफेंस का काम करते हैं. If our immune system is strong enough, we are less likely to get an infection. ये बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि अगर हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी है, स्ट्रांग है, वी आर लेस लाइकली टू गेट एन इन्फेक्शन. हमें कम से कम ही इन्फेक्शन हो पाएगा, कम से कम हम बीमार पड़ेंगे और डिजीज प्रोन रहेंगे. एंड इफ इट इज वीक, वी आर मोर एट रिस्क ऑफ गेटिंग डिजीज. ये भी बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है कि हाँ, इम्यून सिस्टम अच्छा है तो कम डिजीज होंगी और इम्यून सिस्टम वीक है देन वी आर मोर एट रिस्क ऑफ गेटिंग डिजीज.
द इम्यून सिस्टम क्या करता है? द इम्यून सिस्टम हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द रीअकरेंस ऑफ डिजीज आफ्टर प्राइमरी एक्सपोजर। एक बार कोई डिजीज हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है, हमें हमें हो जाती है कोई एक बार डिजीज, तो इम्यून सिस्टम क्या करता है? उसको मेमोराइज कर लेता है, और नेक्स्ट टाइम अगर वो डिजीज होती है तो उसको उतनी हमारी सिवियरिटी कम हो जाती है उस डिजीज की, क्योंकि एक बार हमारी बॉडी में उस डिजीज का क्या हो चुका होता है? प्राइमरी एक्सपोजर हो चुका होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? इफ वी गेट स्मॉल पॉक्स वंस देयर इज नो चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट अगेन। लेस चांस होगा या बिल्कुल ही नो चांस होगा कि हाँ एक बार हमें कोई चीज हो गई, कोई बीमारी हो गई, यहाँ पे स्मॉल पॉक्स का एग्जाम्पल देके बताया, एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया तो उसकी चांसेस कम होंगे, या तो नो या फिर लेस चांसेस होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हम्म नेक्स्ट है आपका डिफेंस मैकेनिज्म, सॉरी डिफेंस एजेंट्स। ठीक है, डिफेंसिव एजेंट्स। डिफेंस मैंने बता दिया, डिफेंस क्या होता है? वो सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस का काम करते हैं, यानी डिजीजेस से फाइट करने का काम करते हैं, वो हमारे डिफेंसिव एजेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम। सबसे पहला क्या है? स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? एक्ट एज अ लेयर ऑफ डिफेंस। ये लेयर है, स्किन हमारी सबसे आउटर लेयर होती है हमारी बॉडी की, और म्यूकस क्या होता है? स्टिकी सब्सटेंस होता है जो हमारी स्किन की लेयर्स में पाया जाता है। ये क्या है? ये कैसे एक्ट करते हैं? ये लेयर की तरह एक्ट करते हैं, डिफेंस का काम करते हैं। वाइल स्किन प्रोटेक्ट्स द बॉडी एक्सटर्नली, स्किन तो एक्सटर्नल है हमें पता ही, तो वो एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द इनसाइड ऑफ द बॉडी। म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस हर जगह होता है हमारी बॉडी में, एक स्टिकी सब्सटेंस है, लिक्विड जैसा होता है, मैट्रिक्स जैसा होता है, तो ज्यादातर पार्ट्स में हमारे म्यूकस लाई करता है। तो म्यूकस क्या काम करेगा? म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड द बॉडी काम करेगी डिफेंस का, और एक्सटर्नली कौन काम करेगा? हमारी स्किन काम करेगी एक्सटर्नली। ठीक है, उसके बाद आते हैं डब्ल्यूबीसीज में। डब्ल्यूबीसीज का आर कॉल्ड एज लियोकोसाइट्स और लियोकोसाइट्स, दोनों स्पेलिंग देखी जाती है इनकी। डब्ल्यूबीसीज को लियोकोसाइट्स कहा जाता है। दे आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आर इम्यून सिस्टम, ये बाद में बता चुकी हूँ फर्स्ट स्लाइड्स में। एंड आर प्रेजेंट इन दी ब्लड एंड लिम्फ। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में एंड लिम्फ में। नेक्स्ट है, दे फंक्शन बाय अटैकिंग एंड किलिंग पैथोजन। कैसे फंक्शन करते हैं? ये अटैक करते हैं पैथोजन पर और उसे किल कर देते हैं। एंड प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम फ्री फ्रॉम पैथोजेंस एंड इन्फेक्शन। अब जब ये किल कर देंगे तो हमारी बॉडी को एक प्रोटेक्शन का काम करेंगे, तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज डिफेंसिव एजेंट्स। नेक्स्ट है डिजीजेस। इन्फ्लेमेशंस हेल्प इन द लोकलाइजेशन ऑफ द टिश्यू एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग। क्या इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब होता है? रिएक्शन। कोई भी बॉडी के अंदर हमारी कोई फॉरेन पार्टिकल ऐसा गया जिसके रिएक्शन में हमारी बॉडी ने एक्ट किया, रिएक्ट किया, उसके एक्शन पर उसने एक्ट किया हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी ने रिएक्ट किया, वो कहलाता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या करता है? इन्फ्लेमेशन हेल्प इन द लोकलाइजेशन ऑफ द इश्यू। इशू को लोकलाइज करता है कि हाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम स्प्रेडिंग, और फैलने से बचाता है। ठीक, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डिजीजेस, एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीजेस। ठीक, ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस का नाम। एक्यूट डिजीजेस आर दोज दैट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत कम टाइम के लिए रहती है हमारी बॉडी में और इजीली क्योर हो जाती हैं, वो कहलाती हैं acute diseases. These diseases can't be fatal and are usually caused by external agents. Fatal का मतलब तो पता ही होगा कि मार देने वाली। ये वो diseases नहीं होती जो death cause कर दें, और they last for a very short time and they are curable as well. और external agents से होती है। इसमें example में आपके आते हैं common cold, flu, pneumonia, malaria. Next है chronic disease. Chronic diseases are those that last for a long time. अभी साफ बात है, एक शॉर्ट टाइम के लिए तो दूसरी लॉन्ग टाइम के लिए होगी। दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू हील, ठीक होने में बहुत लंबा वक्त लेती हैं। एंड कैन बी यूज्ड बाय एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर। इसमें जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल फैक्टर ही काम करे, इसमें इंटरनल फैक्टर भी काम कर सकता है आपका क्रोनिक डिजीजेस में।
एग्जाम्पल आते हैं एलिफेंटियासिस, जो आपका हमने उसमें पढ़ा था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एज्मा, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज एंड कैंसर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। सिम्टम्स एंड साइंस, यानी सिम्टम और साइन क्या होते हैं किसी भी डिजीज के। सिम्टम वो होता है जो अफेक्टेड पर्सन फील करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग अ डिजीज, then whatever I am feeling inside my body or outside my body, either it is itching or inflammation inside, वो क्या कहलाएगा? सिम्टम कहलाएगा। एंड समथिंग दैट कैन बी फेल्ट और दैट कैन बी सीन बाय द अदर पर्सन। कोई इंसान मेरे सामने बैठा है और वो ये देख पा रहा है कि हाँ मुझे स्नीजिंग हो रही है, मुझे कफिंग हो रही है, तो वो क्या होंगे? वो साइंस होंगे ये पता लगाने की कि आई एम हैविंग अ कॉमन कोल्ड। और मुझे जो फील हो रहा है कि मुझे बॉडी एक हो रहा है और मेरी नोज रन कर रही है, तो मेरे ये सिम्टम्स कहलाएंगे। ठीक, इसमें एग्जाम्पल में आपकी क्या आता है? इन मलेरिया वी गेट अ हाई फीवर चिल्स, ये क्या है? हमारे सिम्टम्स हैं। ठीक, द सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर इंक्लूड फीवर, nausea, पेन, रैशेस एंड ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। ठीक, ये तो याद रखने वाली बात है। अब आती हैं दो टाइप्स की डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस यानी इनफेक्ट कम्युनिकेबल, एक तरीके से फैल जाने वाली। ठीक, इन्फेक्शियस में आपका क्या होगा? माइक्रोब्स एजेंट होंगे इसके अंदर, इसके अंदर एजेंट्स काम करेंगे। डिजीजेस वेयर माइक्रोब्स आर इमीडिएट कॉजेज आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिजीज, जिसमें हमारा काम, हमारी डिजीज करने का काम, हमारी डिजीज देने का काम माइक्रोब्स करें, वो इन्फेक्शियस डिजीजेस कहलाएंगी। दिस इज बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी। ये माइक्रोब्स को क्यों हम इतना इल्जाम दे रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि माइक्रोब्स की वजह से हो रहा है? क्योंकि माइक्रोब्स कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाते हैं, तेजी से डिजीज को फैलाते हैं, and the disease they can cause will spread with them। जब ये स्प्रेड होंगे तो इनके साथ साथ डिजीज भी फैलेगी। दे आर कम्युनिकेबल, ये मैंने बता दिया, एंड कैन स्प्रेड टू अदर इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन। कम्युनिकेबल डिजीजेस आती हैं इसमें आपकी। तो क्या होता है? अब कम्युनिकेबल से क्या है? अगर मेरे पास कोई एक इंसान बैठा होगा तो उसे एक इंसान को हो जाएगा। अगर पूरी पॉपुलेशन में मैं घुसकर जाकर स्नीज करना शुरू कर दूं तो मेरे ड्रॉपलेट्स निकलेंगी स्नीजिंग में, वो क्या होगा? कोई और इनहेल कर देगा और उसके थ्रू वो कहीं और जाके कांटेक्ट में आएगा तो उसे भी हो जाएगा। तो इट कैन आल्सो स्प्रेड इन द पॉपुलेशन और टू द अदर इंडिविजुअल्स। इसमें एग्जाम्पल क्या आएंगे? कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया एंड HIV। नेक्स्ट है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। इसमें कोई एजेंट काम नहीं करता क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल है। देयर कॉजेज मैम नॉन आपका माइक म्यूट हो गया। हाँ, एक मिनट में सर कुछ बात कर रही थी। नॉन इन्फेक्शियस में आते हैं। नॉन इन्फेक्शियस में क्या है? हमारे नॉट बाय एजेंट्स, इसमें कोई एजेंट काम नहीं करेगा। यहाँ हमारे एजेंट कौन थे? माइक्रोब्स से, और यहाँ पर कोई एजेंट नहीं है। दैट इज वाई हेयर आई हैव रिटन नॉट बाय एनी एजेंट। देयर कॉजेज वेरी, इसमें हमारे कॉजेज जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, but they are not external causes like microbes that can spread in the community। इसमें microbes नहीं है हमारे causes करने वाले, क्योंकि microbes क्या कर रहे थे? कम्युनिटी के थ्रू फैल रहे थे, कम्युनिटी में बहुत तेजी से बढ़ते हैं। Instead these are mostly internal non infectious causes। इसमें क्या है? These are mostly internal, ये यहाँ पर बात मेंशन कर दी गई है कि ये एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल होते हैं ज्यादातर, मोस्टली, नॉट कंप्लीटली, मोस्टली इंटरनल होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। ये तो डेफिनेशन ही है एक तरीके से, वो सॉरी हेडिंग ही है। फॉर एग्जाम्पल सम कैंसर्स आर कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज। अब हम ये सोचते हैं कि कैंसर सिर्फ एक तरीके से होता है कि सेल्स जो है वो तेजी से रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं और वो एक ट्यूमर टाइप जनरेट कर लेते हैं, जिसमें हम अपने कैंसर को बोल देते हैं कि हाँ ये कैंसर हो गया। एक तरीके से जरूरी नहीं है कि कैंसर उसी तरीके से होगा। कैंसर कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज। यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है जो कि नॉन इन्फेक्शियस है, नॉन कम्युनिकेबल है। हाई ब्लड प्रेशर कैन बी कॉज्ड बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये बात भी क्लियर है। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? वेट ज्यादा बढ़ जाएगा, एपिटाइट ज्यादा होगी,
एपिटाइट ज्यादा होगी, वेट गेन करेगा, इंसान वेट गेन करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, बिल्कुल क्या कहेंगे लेजीनेस में पड़ा रहेगा, प्रोक्रेस्टिनेट करता रहेगा, तो वो फूलना शुरू हो जाएगा, वेट गेन कर लेगा। उसके साथ साथ वो कोई हैवी चीज इंटेक कर रहा है, ऑयली फूड, फास्ट फूड वगैरह इंटेक कर रहा है, तो वेट अपने आप गेन होगा, उसी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर गेन हो। अब आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं वेट और ब्लड प्रेशर को। डायबिटीज इज नॉट इन्फेक्शियस, डायबिटीज भी इन्फेक्शियस नहीं है, हमें पता है। डायबिटिक तो इस टाइम बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में देखी जा रही है, ऐसा तो है नहीं कि हम हमारी फैमिली में किसी कोई डायबिटिक पर्सन है तो हमें भी कम्युनिकेट हो जाएगी। दिस इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, they cannot spread from one individual to the another, that is why they are incommunicable। ये बात क्लियर है हमें, नॉन इन्फेक्शियस है तो नॉन कम्युनिकेबल होंगे, इनकम्युनिकेबल। नेक्स्ट आते हैं। डिस्कवरी ऑफ पेप्टिक अल्सर्स एज क्यूरेबल। अब क्या हुआ था, पहले ये बात हुई थी, पहले बिफोर द डिस्कवरी ये कहा जा रहा था कि पेप्टिक अल्सर्स जो है वो क्योरेबल नहीं है, इनक्योरेबल है, एंड इट कैन बी फैटल फॉर द लाइफ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, वो मार भी सकते हैं एक तरीके से। अब इनक्योरेबल कहा जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि इंसान के मरने के साथ ही वो खत्म होगी डिजीज। ठीक, तो अब क्या हुआ डिस्कवरी के बाद, Australians made a discovery that a bacterium Helicobacter pylori was responsible for ulcers, peptic ulcers। ये बात याद रखनी है कि डिस्कवरी हुई थी जिसमें आपका Helicobacter pylori was responsible for peptic ulcers। ये यहाँ पर एक मिनट, क्या बात कही थी कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि पेप्टिक अल्सर्स कॉज करता है। उसके बाद क्या हुआ, रॉबिन वॉरेन नाम के एक पैथोलॉजिस्ट आए थे जो ऑस्ट्रेलियन थे, वो भी ऑस्ट्रेलियन थे। उन्होंने क्या किया, सॉ दी स्मॉल कर्व बैक्टीरिया इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक इन मेनी पेशेंट्स। उन्होंने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स के एब्डोमिन में, लोअर पार्ट में, स्टमक के ये लाई करता है छोटा सा बैक्टीरिया। ही नोटिस दैट साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन वर ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड द बैक्टीरिया। ये बात जायज है कि हाँ वो बैक्टीरिया वहां लाई कर रहा है तो उसके आसपास इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा वो। उसके बाद क्या हुआ, बैरन मार्शल नाम के एक और अनदर उनके साथ में काम कर रहे थे, वो भी पैथोलॉजिस्ट थे और उनके फेलो थे। उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने ये फाइंड, वॉरेन की फाइंडिंग में ये, एंड सक्सीड इन कल्टिवेटिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम दीज सोर्सेज इन ट्रीटमेंट स्टडीज, मार्शल एंड वॉरेन। अब इन दोनों ने मिलकर जब स्टडी करी और फाइंडिंग्स निकाली, इन्होंने क्या पता करा कि पेशेंट्स कुड बी क्योर्ड। कौन से पेशेंट्स, पेप्टिक अल्सर्स वाले पेशेंट कैन बी क्योर्ड, कुड बी क्योर्ड व्हेन द बैक्टीरिया वर किल्ड ऑफ द फ्रॉम द स्टमक। इन्होंने ये बोला कि जो लोग पहले ये सोच रहे थे कि पेप्टिक अल्सर्स आर इनक्योरेबल, इट कैन बी फेटल फॉर द लाइफ, देयर इज नो सच एविडेंस फॉर दिस। उन्होंने ये एविडेंसेस कैसे निकाले, अपनी फाइंडिंग्स से निकाले, और उन्होंने सक्सीड किया इस चीज में, वो सक्सीड हुए, पास हुए, सक्सेस निकाला उन्होंने कि इट इज अ क्योरेबल डिजीज, पेप्टिक अल्सर्स आर क्योरेबल एंड दे कैन बी क्योर्ड बाय किलिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम द स्टमक। स्टमक से बैक्टीरिया को खत्म कर दिया जाए तो ये डिजीज क्योर हो जाएगी। मार्शल एंड वॉरेन, पेप्टिक अल्सर डिजीज इज नो लॉन्गर अ क्रॉनिक डिजीज। उन्होंने कहा ये क्रॉनिक नहीं है, एक्यूट है, but a disease that can be cured by a short period of time with antibiotics। ये हमें पता है कि एंटीबायोटिक्स हमारे बैक्टीरिया पर एक्ट करती है, वायरसेस पर नहीं करती। वही उन्होंने कहा कि ये कैसे क्योर होगा, एंटीबायोटिक्स से ये क्योर हो जाएगा पेप्टिक अल्सर। उसके बाद है इन्फेक्शियस एजेंट्स, इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट्स, इन्फेक्शियस एजेंट, डिफेंस करने वाले एजेंट्स, डिफेंसिव एजेंट्स। Infectious agents, common example of diseases caused by viruses are common cold, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स। ये याद रखना है कि वायरसेस से ये डिजीजेस होती हैं। डिजीजेस लाइक टाइफॉइड फीवर, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। Many common skin infections are caused by kinds of fungi. फंजाई से होती है different kinds of skin infection. Protozoan microbes are cause many familiar disease such as malaria. Protozoa क्या करता है, malaria and काला आजार. And intestinal worm infections are caused by intestinal worms, and intestinal worm infections
as well as diseases like elephantiasis caused by species of worms. हमने पढ़े हैं elephantiasis किससे होता है, कोई बता सकता है? फाइलेरियन वर्म। वेरी गुड, फाइलेरियल वर्म। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। एमीबाइसिस। एमीबाइसिस पता है, अमीबा से समझ में आ ही रहा होगा, इज कॉल्ड एज अमीबिक डिसेंट्री। इसमें क्या होता है, ये अमीबिक, इसका नाम है अमीबिक डिसेंट्री, अमीबाइसिस भी कहते हैं। इट इज एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन caused by a parasite his एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो कौन कॉज करता है, एक पैरासाइट कॉज करता है। पैरासाइट का काम हमें पता ही है, हमारी बॉडी में चला जाएगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा। ठीक, या किसी और पर कोई भी फीड कर रहा है और उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उससे अपना न्यूट्रिएंट, अपना सर्वाइवल गेन कर रहा है, तो वो पैरासाइट है। यहाँ पर हमारा एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है जो कॉज करता है एक पैरासाइट जिसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। दिस पैरासाइट लिव्स इन इंटेस्टाइन एंड रिलीजेस एग्स। ये क्या करता है, पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर करा, इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाके अपने एग ले कर देगा, विच आर एक्सक्रीट आउट थ्रू द स्टूल, और वो एग्स हमारे स्टूल से निकलना शुरू हो जाएंगे। समटाइम्स व्हेन अमीबिक डिसेंट्री स्टार्ट्स गोइंग टू द सिवियरिटी, जब ये बहुत सिवियरिटी पे चली जाती है अमीबिक डिसेंट्री, तो आपके स्टूल से ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है। उसके बाद आते हैं एड्स। एड्स की फुल फॉर्म हमें पता ही है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, इसमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, तो हमें पता ही है, आगे पढ़ेंगे कि ये डिजीज कौन से में आती है। अब मीन्स ऑफ स्प्रेड में आते हैं। मीन्स ऑफ स्प्रेड का क्या मतलब है, कि डिजीजेस अगर हो रही हैं तो वो डिजीज फैलेंगी कैसे, कौन सी डिजीज कैसे फैलती है, कैसे स्प्रेड होती है। एयरबोर्न डिजीज, सच डिजीजेस causing microbes can spread through the air। वो diseases जो air से फैलती हैं that are called as airborne diseases। Example of such diseases spread through the air are common cold, COVID-19, pneumonia and tuberculosis। Next है waterborne diseases। साफ सी बात है, airborne था, that can spread through the air, waterborne है, that can also be spread through the water। It includes the cholera causing microbes will enter a healthy person through the water they drink and cause disease in them। कॉलरा कैसे फैलेगा, माइक्रोब्स के थ्रू फैलेगा, और हेल्दी पर्सन के अंदर कैसे एंटर करेगा, अनहाइजीनिक वाटर, कंटामिनेटेड वाटर अगर कोई पी जाए, गंदा पानी पी जाए किसी भी तरीके से, तो क्या होगा। अब हमें तो पता नहीं, हम सोच रहे हैं कि हम बाहर पानी पी रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि साफ दिख रहा है पानी हमारे सामने, कि हाँ गैलन रखा है, वाटर फील्ड है, कि हम चलो पी लेते हैं उससे। अब हमें थोड़ी पता है कि उसमें कितने माइक्रोब्स हैं, कितना कंटामिनेशन उसमें हुआ हुआ है ऑलरेडी, तो वो क्या होगा, कभी कभी हमें कॉलरा कॉज कर सकता है। Such diseases are much more likely to spread in the absence of safe supplies of ड्रिंकिंग वाटर। जब सेफ सप्लाई नहीं मिल पाता है पानी का, जब गंदा पानी पी जाते हैं, तो ये डिजीज कॉज हो जाती है। नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसे हम एसटीडीज भी कहते हैं। माइक्रोबियल इन्फेक्शंस सच एज साइफिलिस, एड्स और एड्स दैट आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू द अदर। जब डिजीज एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट हो जाती है, that are called as sexually transmitted diseases। Other than the sexual contact, the virus causing AIDS or HIV can also spread through the blood to blood contact। अगर sexually contact में नहीं है तो ये कैसे फैलेगी, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट में आने से भी फैल जाएगी। किसके कांटेक्ट में आने से, इन्फेक्टेड पर्सन हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए, या फिर इन्फेक्टेड मदर अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी को फीड करा रही है तो थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग भी ये डिजीज कम्युनिकेट हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स तो पता ही है हमें, बहुत इजी है। वेक्टर्स डिजीजेस दैट आर ट्रांसमिटेड बाय एनिमल्स। वो एनिमल्स जो डिजीजेस को ट्रांसमिट करते हैं हेल्दी पर्सन से नॉन हेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन पर लेकर चले जाते हैं, और उस हेल्दी पर्सन को भी डिजीज प्रोन कर देते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे वेक्टर्स।
These animals carry the infecting agents from a sick person to the potential host. ये बात मैंने बता दी, क्या करते हैं एनिमल, इन्फेक्टिंग एजेंट्स लेकर जाते हैं, इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट्स लेकर जाते हैं फ्रॉम अ सिक पर्सन टू द पोटेंशियल होस्ट, कोई भी होस्ट हो सकता है उस तक लेकर जाते हैं. दीज एनिमल आर इंटरमीडियरीज are called vectors. ये animals vectors कहलाते हैं. The commonest vector we all know is the mosquito. हमें पता है सबसे अच्छा काम ये कौन कर पाता है, हमारा mosquito कर पाता है. Immunization and vaccination. Famously 2 centuries ago, an English physician named Edward Jenner, ये बहुत important है नाम, ये याद रख लें. Immunization और vaccination कैसे आया था? 10 minutes meeting end. ठीक है. एडवर्ड जेनर रियलाइज दैट, उन्होंने क्या कहा था, अच्छा मैं इसको ऐसी बता देती हूँ जल्दी से एक्सप्लेन करके. एडवर्ड जेनर नाम के एक इंग्लिश फिजिशियन ने 2 सेंचुरीज पहले एक काम किया था. उन्होंने ये देखा था कि मिल्क मेड्स हु हैड काउ पॉक्स डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स. वहां पर जो मिल्क मेड्स थे उनको काउ पॉक्स हो रहा था लेकिन स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था. एपिडेमिक्स के टाइम पर, एपिडेमिक्स यानी उस टाइम ये डिजीज फैली हुई थी. ठीक, उन्होंने क्या किया, काउपॉक्स इज अ वेरी माइल्ड डिजीज. काउपॉक्स जो है वो ज्यादा क्रोनिक नहीं है, ज्यादा सीवियरिटी नहीं रखती, ज्यादा खतरनाक डिजीज नहीं. तो उन्होंने क्या किया, जेनर ने काउपॉक्स को देना शुरू कर दिया, लोगों के अंदर काउपॉक्स डालना शुरू कर दिया. एंड found that they were now resistant to smallpox. Jenner tried giving cowpox to people. उन्होंने cowpox इंजेक्ट करना शुरू कर दिया लोगों की बॉडी में. उन्होंने ये देखा कि they were now resistant to smallpox. उनकी बॉडी smallpox में रेजिस्टेंट होना शुरू हो गई, smallpox के अगेंस्ट एक्ट करना शुरू कर दिया, रिएक्ट करना शुरू कर, डिफेंस करना शुरू कर दिया. This was because the smallpox virus is closely related to the cowpox virus. इससे उन्होंने ये फाइंडिंग अपनी शो करी कि स्मॉल पॉक्स और काउपॉक्स वायरस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्लोजली रिलेटेड है. कैसे, काउ इज अ वैका इन लैटिन एंड काउपॉक्स इज वैक्सीनिया, और इसी से उन्होंने वैक्सीनेशन नाम दिया. और इससे हमारी जो वो थी हमारी वैक्सीनेशन काउपॉक्स की, वो भी डेवलप हुई. और आपको एक फिजिशियन का इसका नाम जरूर याद रखना है, एडवर्ड जेनर का. ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में आ सकता है. यहाँ हम चैप्टर के एंड पर पहुंच चुके हैं. नेक्स्ट वी कम टू द क्वेश्चंस. ठीक है, लेट्स बिगिन विद द मल्टीपल चॉइस. मैम क्वेश्चंस के लिए दूसरी फाइल वो कर लीजिए, एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप करके दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए. ओके सर, ओके.